गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चों। मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SB केमिस्ट्री पर। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट्स आपके सामने हैं 6 मई और 7 मई 2022 जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे एज इट इज़ पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी सारी मदद मिली होगी। तो मेरे को क्या ही सारे बच्चों ने बोला भी था और नहीं भी बोलते, तो मेरा तो उद्देश्य था ही कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का भी पेपर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के पेपर को ही आज बनाने में लगा हुआ था। तो मैंने अभी कुछ तैयार कर लिए हैं, फिर भी इनमें मुझे कुछ कमी लगी क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के मेरे पास पुराने वाले पेपर नहीं थे जो सॉल्व पेपर आते हैं। तो मेरे को अगर कुछ कमी लगेगी तो फिर इसमें इंक्लूड करवा दूँगा। मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैथ वाले बच्चों को भी शामिल किया है जिनके पास BSc मैथमेटिक्स है, तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें पुट अप करे हैं, तो वो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं छोटी छोटी हिंट दे दूंगा, आप इस क्वेश्चन को फिर देखकर कर सकते हो। ठीक है, और जो बायो वाले बच्चे हैं वो यूनिट फर्स्ट में लिक्विड क्रिस्टल वाली यूनिट करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको मैथ वाले क्वेश्चन करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो चलिए फटाफट से फिजिकल केमिस्ट्री पेपर पर डिस्कस शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है आपकी लिक्विड स्टेट वाली है और जिसमें तुम्हारी मैथ वाली कॉन्सेप्ट वाली है, तो एक तो आपको पहले क्वेश्चन में मिल सकता है कि वैल्यू कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट वैल्यू लॉग √8 बटे log 8। एक आपसे ये पूछ सकता है, एक ये पूछ सकता है सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि a + b = 1 इफ़ log a/b + log b/a log a + b। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है, आसानी से आप कर सकते हो। ये तो खैर बायो वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ वाले तो इसे कर ही लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में संभावना मिल सकती है प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे को लगता है ज़रूर आ सकता है कि 17 खिलाड़ियों की, 17 प्लेयर्स की एक टीम है। 17 खिलाड़ियों से 17 प्लेयरों से 11 खिलाड़ियों की 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। वापस क्वेश्चन सुन लीजिए, क्योंकि लिखना मेरे साथ सारी बातें पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कि मैं क्वेश्चन सुनिए, 17 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है, जिसमें केवल 5 खिलाड़ी ही गेंद फेंक सकते हैं। जिसमें से क्या कर सकते हैं बेटा, 5 प्लेयर क्या कर सकते हैं, गेंद फेंक सकते हैं। 5 खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, गेंद फेंक सकते हैं। साथ ही 11 खिलाड़ियों की प्रत्येक टीम में, साथ ही उसने क्या पूछा है, 11 खिलाड़ियों की प्रत्येक टीम में कम से कम 4 गेंदबाज शामिल होने चाहिए। यानी कि जो 11 खिलाड़ियों की टीम है उसमें 4 गेंदबाज भी क्या होने चाहिए, इंक्लूड यानी कि शामिल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे लिए MSc में भी आया करते थे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो शब्द है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, शब्द के अक्षर से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स से क्या कर सकते हैं, अक्षरों से कुल कितने शब्द बना सकते हैं। इस शब्द से टोटल वर्ड्स पूछ रहा है, कुल कितने शब्द बना सकते हैं। ठीक है, फिर वापस एक आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि एक सिक्के के हेड प्राप्त होने तक उछाला जाता है। यानी कि एक कॉइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि एक बार मैथ वाला क्लियर हो जाए। एक कॉइन है, सिक्का है, उसको हेड प्राप्त होने तक उछाला जाता है। यानी कि जब तक हेड ना प्राप्त हो जाए, जब तक उसे क्या करा जाता है, स्पिन करा जाता है, उछाला जाता है। ठीक है, सिक्के को 5 बार से कम उछालने की प्रायिकता ज्ञात करो। फिर उसने क्या पूछा है कि कॉइन को, सिक्के को 5 बार से कम
से कम उछालने की, जंप करने की, स्पिन करने की क्या करो, प्रायिकता ज्ञात करो। उछालने की प्रायिकता ज्ञात करिए। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें मैथ में ही कि दिए गए फलन के लिए एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन दिया गया है dy/dx, dy/dx, उसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, क्या दे रहा है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट फर्स्ट में चल रहा है। ठीक है, फिर इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक दो क्वेश्चन और इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ सकता है, तो मैं उसके और क्वेश्चन देख करके यूट्यूब शॉर्ट वाला वीडियो जो आता है वो उसका बना के देख दूँगा। ठीक है, तो मैथ वाले बच्चे इनको तो वो केवल उनके लिए आधा घंटे का काम है, आसानी से इनको देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस यूनिट फर्स्ट के पोर्शन नंबर सेकंड के बारे में। ये जो यूनिट फर्स्ट है, इसका जो दूसरा वाला पोर्शन है जिसका नाम है तुम्हारा लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि लिक्विड स्टेट वाला। मैं एक बार और उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, इसमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करी जा रही है भरतपुर यूनिवर्सिटी की, ब्रिज यूनिवर्सिटी की, तो उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसका जो दूसरा वाला पोर्शन है वो लिक्विड स्टेट है, यानी कि तुम्हारा क्या पूछ सकता है। हाँ, इसमें एक बात और बता दूं, जो तुम्हारे मैथ वाले हैं उसमें तुम्हारी जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले डेरिवेशन है उसमें sin x, log x, e की पावर x, ये वाले भी वो आपसे क्या करवा सकता है, प्रूव करवा सकता है, ड्राइव करवा सकता है। तो एक बार ये भी देख कर जाएँ आप। ठीक है, अब देखिए लिक्विड स्टेट में आपको मैं बता देता हूँ थोड़े से क्वेश्चन, वो आपको देखने हैं। तो लिक्विड स्टेट में देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मैं मैथ वाला इरेज कर रहा हूँ। इसमें एक 7 खंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, 7 सेगमेंट सिस्टम, 7 खंड सेल। मैंने अपने कॉलेज के बच्चों को तो करवाया भी था क्वेश्चन, अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था, वो आप बिल्कुल ज़रूर कर जाएं। 7 खंड वाला क्रिस्टल वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें मैंने करवाई थी एक तो थर्मोग्राफी, यानी कि बॉडी के अलग अलग जगह से क्या करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, उनको लिखना, रीड करना, वो तुम्हारी थर्मोग्राफी कहलाती है। जैसे बॉडी है उसके अलग अलग हिस्सों के टेम्परेचर ज्ञात करना, कैलकुलेट करना, वो तुम्हारी थर्मोग्राफी कहलाती है। ठीक है, एक तो थर्मोग्राफी पे पूछ सकता है। दूसरा जो 7 सेगमेंट सिस्टम है, 7 सेगमेंट सिस्टम है, यानी कि जो 7 खंड व्यवस्था है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, 7 खंड व्यवस्था। ठीक है, 7 खंड व्यवस्था में द्रव क्रिस्टल के अनुप्रयोग की व्यवस्था एक्सप्लेनेशन करिए, यानी कि द्रव क्रिस्टल के जो यूज़ हैं, है ना, उनकी व्याख्या करवाने के लिए पूछ रहा है। फिर आपसे रिमार्क में पूछ सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उसमें पूछ सकता है द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, और एक तुम्हारी दूसरी कॉलेस्टेरिक अवस्था, BBA में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेस्टेरिक अवस्था बिल्कुल आ सकती है, पूछ कर पढ़ कर जाएँ, कॉलेस्टेरिक अवस्था। ठीक है, अब देखिए जो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और मुझे उम्मीद है बिल्कुल आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्रव क्रिस्टलों की संरचना को समझाने के लिए, यानी कि जो लिक्विड क्रिस्टल हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कौन कौन से थ्योरी दी गई हैं, यानी कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसमें से आपको द्रव क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चों को कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो सिद्धांत है आयरिंग थ्योरी बिल्कुल आ सकती है, बहुत बहुत मोस्ट है। आयरिंग थ्योरी यानी कि आयरिंग का सिद्धांत है, ये बिल्कुल पूछ सकता है। आयरिंग थ्योरी वो आप ज़रूर कर जाएं। ठीक है, आयरिंग थ्योरी है, ये आप ज़रूर कर जाएं। फिर इसमें एक क्वेश्चन और मैं मेरी तरफ से इंक्लूड कर रहा हूँ
कि जो द्रवों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल हैं जो 5 प्रकार के हैं, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आप जरूर कर जाएं, है ना। अंतराण्विक आकर्षण बल जो कहते हैं, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स 5 टाइप के हैं, द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव, है ना। ये इस तरह से सारी की सारी वीक टाइप की फोर्स हैं, 5 टाइप की फोर्स होती हैं, इन पर वो जरूर पूछ सकता है, ये आप जरूर पढ़ कर जाएँ, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और रह रहा है, वो मैं भी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। द्विध्रुव हो गया, द्रवों में अंतराण आकर्षण बल हो गया, जो पढ़ना ही है आपको ये, है ना। द्विध्रुव अंत्यक्रिया ये। हाँ, एक आप, है ना, बर्फ़ की जो संरचना है और बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाएं, ठीक है। द्रव जल की संरचना, है ना, यानी द्रव जल की संरचना मतलब बर्फ़ है, ये बर्फ़ वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ कर जाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक मिनट रुकिए ज़रा। द्रवों की संरचना को मैंने, देखो जो द्रव जो मीजोमॉर्फिक अवस्था है ना, द्रव क्रिस्टल है ना, एक इसमें मीजोमॉर्फिक अवस्था वाला क्वेश्चन है, मीजोमॉर्फिक अवस्था, है ना, मीजोमॉर्फिक अवस्था, कोलिस्टेरिक अवस्था, कई सारे क्वेश्चन है इसमें। ये मीजोमॉर्फिक अवस्था और उनके 4 प्रकार हैं, वो आप ज़रूर देख कर जाओगे, 4 टाइप के हैं, वो आप ज़रूर देख कर जाओगे। हालांकि ये वाले क्वेश्चन में उसमें कवर हो जाएगा, फिर भी एक बार इसको देख कर जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं अपन यूनिट सेकंड में। लगता है इसका वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए जो यूनिट सेकंड है आपकी गैस अवस्था वाली, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि वान डेर वाल समीकरण क्या है। जो तुम्हारा वान डेर वाल इक्वेशन है, वान डेर वाल समीकरण, वान डेर वाल समीकरण क्या है, ठीक है। वान डेर वाल समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन, ये बिल्कुल कंफर्म आएगा, आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, ठीक है, ये बिल्कुल आएगा। वान डेर वाल इक्वेशन के साथ डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, ये बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप बात करोगे गैसों के अणुगति सिद्धांतों पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, उस पर आप बात करोगे। गैसों के अणुगति सिद्धांत, यानी कि इसके कुछ 7-8 पोस्टुलेट्स हैं, अभी के रहते हैं, वो आपको पढ़कर जाने हैं, ठीक है। और जो इसका जो इक्वेशन है, गैसों का अणुगति समीकरण है ना, PV = 1/3 वाला, है ना, इसका समीकरण, वो भी आपको कर जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वान डेर वाल गैस समीकरण के समतापी वक्र, है ना, यानी कि जो तुम्हारे आइसोथर्मल कर्व हैं, समतापी मतलब आइसोथर्मल जो कर्व हैं वान डेर वाल इक्वेशन के, वो करके जाने। फिर इसमें एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है,
मैक्सवेल बोल्ट्जमान, जो मैक्सवेल की जो थ्योरी है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, यानी कि जो वितरण नियम है, उसका बारे में पढ़ना है और उसका प्रायोगिक सत्यापन लैम्बर्ट वेग विधि द्वारा, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव करना है कई के द्वारा, लैम्बर्ट वेग विधि के द्वारा। यानी कि जो तुम्हारी मैक्सवेल का वितरण नियम है वो आपको पढ़ना है और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ नहीं पर आप एक क्वेश्चन करके जाओगे जो बिल्कुल पूछा जाएगा कि विभिन्न प्रकार के जो वेग हैं, यानी कि जो प्रायिकता वेग है, प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग, ये सारे के सारे मैंने अपने कॉलेज में बच्चों के लिए करवाए थे, उनको तो समस्या आनी नहीं चाहिए। औसत वेग से आप क्या समझते हो, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, इन तीनों वेगों के लिए एक रिलेशन चलता है, वो आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, 2 लाइन का समीकरण है, बस वो आपको पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें एक चीज़ और दे रखी है, क्योंकि हमें एक यूनिट में फोकस ज़्यादा करना है ताकि हमारी ओवरलैपिंग ना हो और हम आसानी से क्वेश्चन कर सकें। संघट्ट संख्या, कॉलिजन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, संघट्ट संख्या व संघट्ट व्यास एंड कॉलिजन डायमीटर। ठीक है, संघट्ट व्यास, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ कर जाओगे। इसी में जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, जूल थॉमसन प्रभाव पर, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित गैसों का द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण, वो आपको करना है। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल और है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वान डेर वाल स्थिरांक दे रखे हैं इसने, CO2 गैस है उसके इसने वान डेर वाल स्थिरांक दे रखे हैं, A = 5.3 वायुमंडल ATM, ठीक है, B = 0.04 लीटर मोल इनवर्स। इस गैस के लिए आप क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, एवं क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप, ये मैंने न्यूमेरिकल स्कूल में कॉलेज में अपने यहाँ पर करवाया था। क्रांतिक ताप की कैलकुलेशन करिए, वापस सुन लीजिए न्यूमेरिकल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके लिए इसने वैल्यू दे रखी है वान डेर वाल कांस्टेंट की, कि इसका जो A है वो तो दे रखा है इसने 5.3 वायुमंडल है ना, लीटर मोल इनवर्स, और तुम्हारा B दे रखा है 0.04, और इसके लिए वो कह रहा है कि क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप का गणना करिए। ये आप इतना पढ़ जाओगे तो आपका यूनिट सेकंड में दुनिया को ताकत नहीं है जो क्वेश्चन आने से रुक जाए। ठीक है, इतना आपसे काम चल जाएगा। फिर देखिए यूनिट थर्ड में आते हैं फटाफट। बाकी की मैंने अपने कॉलेज में बच्चों को लगवाई दिए थे क्वेश्चन उस टाइम पे। देखिए यूनिट थर्ड में आपको जो पढ़ना है, ये यूनिट थर्ड एक तरह से आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, आयनिक सॉलिड वाली यूनिट है एक तरह से ये। ठीक है, इसमें एक तो ठोसों की बैंड थ्योरी यानी कि बैंड सिद्धांत पढ़ना है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठोसों का बैंड सिद्धांत पढ़ना है। एक तुम्हारे जो क्रिस्टल के जो सममित तत्व हैं है ना, वो पढ़ना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन BBA में ये बिल्कुल आएगा। जब मैं BSc में पढ़ता था तो मेरे लिए भी आया था ये क्वेश्चन कि संचित टिप्पणी लिखिए ब्रैग समीकरण पर आपका केवल इससे ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ में आपको कोई ना कोई और भी क्वेश्चन पार्ट के रूप में मिलेगा। n लैम्डा = 2d sin थीटा, ये होता है आपका ब्रैग समीकरण। ठीक है,
ये आपको करके जाना है। फिर इसमें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, जो ठोसों में पाई जाने वाली स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक यानी कि रस समीकरण समिति है और अरस समीकरण समिति है, जो तुम्हारी त्रुटियां हैं, है ना, वो आपका जरूर पढ़कर जानी है, जिसमें आपको शॉर्ट की और फ्रेंकल त्रुटियों का जरूर आप इसमें पढ़कर जाएं। शॉर्ट की और फ्रेंकल त्रुटि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करी होगी, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर मिल जाएगी, उसमें तो नहीं आई थी लेकिन इसमें ज़रूर आएगी। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वो समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में, एनाइसोमॉर्फस और मॉर्फस, यानी कि आप ऐसे पूछेगा कारण सहित बताइए कि सभी क्रिस्टल विषमदैशिक हैं जबकि घनीय समुदाय के क्रिस्टल समदैशिक हैं। यानी कि जो तुम्हारे क्यूबॉइड ग्रुप वाले जो क्रिस्टल्स हैं वो तो तुम्हारे होते हैं मॉर्फस, और जो तुम्हारे दूसरे वाले हैं, है ना, सभी क्रिस्टल हैं वो होते हैं विषमदैशिक। यानी कि विषमदैशिक और समदैशिक क्रिस्टलों पर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एक इसमें पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, वाइस सूचकांक, वाइस सूचकांक व मिलर सूचकांक को भैया जरूर पढ़ कर जाना। ये मिलर इंडिकेट्स, है ना, मिलर इंडिकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक। ये मैथ वाले बच्चों के लिए इनमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना, आसानी से इसको करना है। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है तुम्हारी कोलैडी अवस्था वाली, वो थोड़ी सी सरल पड़ेगी। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, क्या होता है जब एल्कोहल मिलाने पर नमक विलयन दूधिया हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, एल्कोहल मिलाने पर नमक का विलयन दूधिया हो जाता है। फिर स्वर्ण के सॉल में, यानी कि जो गोल्ड होता है उसका सॉल बनाते हैं, जेल टाइप सॉल बनाते हैं, उसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। यानी कि उसमें जब कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। एल्कोहल में NaCl मिलाते हैं तो दूधिया हो जाता है। ठीक है, दूसरा है जो गोल्ड है उसका जो सॉल बनाते हैं, है ना, उसमें अपन जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, तब क्या होगा। ठीक है, और जिलेटिन की उपस्थिति में विद्युत अपघट्यों से कोलैडी विलयन का स्कंदन नहीं होता। यानी कि जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनसे कोलैडी विलयन का क्या नहीं हो पाता, कोगुलेशनेशन नहीं हो पाता, स्कंदन नहीं हो पाता। ठीक है, इसी में आपको और करना है टिप्पणियों के रूप में, आपको इसमें करना है, एक तो ब्राउनियन मोशन है, जो ब्राउनियन गति है ना, ब्राउनियन जो गति है वो करनी है ना, रक्षण और रक्षण क्रिया, रक्षण और रक्षण की क्रिया। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल छपा हुआ मिलेगा, वास्तविक विलयन और कोलैडी विलयन, वास्तविक विलयन व कोलैडी विलयन। ठीक है, ये आप करके जाएं। एक इसमें मिलेगा पायस, जैसे पानी और ऑयल, ऑयल और पानी, पायस और इसके एप्लीकेशन, यानी कि इसके अनुप्रयोग। ठीक है, वो करके जाएंगे। इसी में ही आप वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, ठीक है, वैद्युत कण संचलन, गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या, एक कॉट्रेल अवक्षेप और उसके उपयोग, धुएं वगैरह को निक्षापित करने के लिए काम आता है, कॉट्रेल अवक्षेप है इसके उपयोग। फिर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, कोलाइड क्या होते हैं, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर समझाइए और दोनों को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इसमें फिर एक क्वेश्चन और आएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, एक तो हार्डी-सुलज़े नियम, हार्डी-सुलज़े नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सुलज़े का नियम। ठीक है, एक इसमें टिंडल प्रभाव। ये दो क्वेश्चन तो मेरे को लगते हैं बिल्कुल आ सकते हैं कि आएंगे ये तो, है ना, पेप्टीकरण
और स्कंदन। ठीक है, ये आप ज़रूर करके जाएं। ठीक है, उसके बाद में वैसे तो आपका 10 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे काम चल जाएगा, फिर भी मेरा ड्यूटी है और भी यूनिवर्सिटियों को कवर करते हुए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो यूनिट 5 है आपकी केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगति की, तो उसमें देखिए एक प्रथम कोटि की विक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को ड्राइव करने के लिए पूछ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है उसको पूछ रहा है। इस पर ज़्यादा ना पढ़ें क्योंकि इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही क्वेश्चन से काम हो जाएगा। प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण है, उसको कैलकुलेट करवा रहा है, ड्राइव करवा रहा है, और ये बताने की पूछ रहा है कि इसके 3/4 अंश के समाप्त होने में जो समय लगता है वह तुम्हारा T3/4 कितना दे रखा है, 2.303 अपॉन में के log 4 K1 है ना, इसकी इकाई क्या होगी, और इसके लिए टी ऑफ का मान ज्ञात करिए, यानी कि अर्धायु काल पूछ रहा है, टी ऑफ का मान ज्ञात करवाइए। फिर इसने एक क्वेश्चन दिया दूसरा, किसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया में प्रारंभ में दोनों अभिकारों की सांद्रताएं, कोई भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें प्रारंभ में सांद्रताएं 0.2 मोल हैं, है ना, अभिक्रिया तुम्हारी 200 मिनट में है। ये क्वेश्चन आपके सुमित में दे रखे हैं, वहाँ से आप चाहो तो देख सकते हो। अभिक्रिया 200 मिनट में 50% कंप्लीट हो जाती है ना। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है। फिर इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बिल्कुल मिलेगा। सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया के वेगों के लिए जो आरएनए सिद्धांत है उसका आपको बिल्कुल विवेचना करना है, और सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो आलेखी विधि है, जो उसका ग्राफ प्लॉटेशन मेथड है, वो आपको जरूर करना है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी करनी है। इतना सारा आपके बारे में है। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आपके लिए एक तो द्रव क्रिस्टल वाली यूनिट सरल पड़ेगी, जो 7 खंड सिस्टम है, ब्रेक समीकरण है, वो वाली यूनिट आपके लिए सरल पड़ेगी। उसके जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल प्यार से ध्यान से करके जाइए। ठीक है, उसके साथ साथ ही जो तुम्हारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे क्वालिटी अवस्था वाले, वो आप ज़रूर पढ़ के जाइए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों को गैस अवस्था वालों में कोई दिक्कत नहीं है, तो गैस अवस्था में आप वान डर वाल्स समीकरण, आदर्श व्यवहार से विचलन, ये बिल्कुल पढ़ कर जाइए। ये 3 यूनिट पे फोकस ज़्यादा रखेंगे आप, गैस अवस्था वाली, द्रव क्रिस्टल वाली और क्वालिटी अवस्था वाली। बाकी केमिकल काइनेटिक को छोड़ सकते हैं, बायो वाले, मैथ वाले कर सकते हैं, बढ़िया यूनिट है, और सॉलिड को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों की उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो से ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। मैं आगे भी आपके लिए हेल्प लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में थोड़ी बहुत बॉटनी में भी हेल्प करी थी, तो बॉटनी के भी मैं आपके लिए क्या करूँगा, क्वेश्चन पेपर बना के दूँगा। ठीक है, तो मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए, ताकि सारे बच्चों का हेल्प हो, मदद हो। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मेरा नंबर पे बात कर सकते हैं और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।